अगले आईपीओ की बात कर रहे हैं और इस आईपीओ का इंतजार हम बहुत समय से कर रहे हैं। एनएसटीएल एनएसटीएल क्या जो पेयर ग्रुप कंपैरिजन में देखें तो सीडीएसएल जो ऑलरेडी लिस्टेड एंटिटी है हमारे इक्विटी बाजार में, सेकेंडरी मार्केट में, कैपिटल मार्केट्स में। और एनएसटीएल जो है इसका इशू 30 जुलाई को खुलेगा और 1 अगस्त को बंद होगा। 4,000 करोड़ रुपए का इशू है और प्राइस बैंड जो है वो दिया गया है 760 रुपीज टू 800 रुपीज। इसमें ओएफएस भी है, ऑफर फॉर सेल भी है, और इसमें साथ में फ्रेश आई थिंक इट्स कंप्लीट ऑफर फॉर सेल। आस्था, एनएसडीएल। जी, बिल्कुल, ये देखिए एक ओलिगोपोली मार्केट है जिसमें कि 2 ही कंपनीज़ हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। अगर मैं इंडियन डिपॉजिटरी मार्केट की बात करूँ, तो बिल्कुल ये 2 ही प्लेयर्स हैं। अब अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करें, तो थोड़े-से फाइनेंशियल्स एज़ कम्पेयर टू सीडीएसएल मार्जिन्स थोड़े-से लेसर है, थोड़े-से कम है, अगर मैं सीडीएसएल की बात करूँ। लेकिन शायद ऐसा लगता है इसी बात का ध्यान रखते हुए यहाँ पे प्राइसिंग भी डिस्काउंट पे की गई है सीडीएसएल की कंपैरिज़न में। मुझे लगता है ये एक ऐसा कैंडिडेट है, जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में काफ़ी अच्छा हो सकता है। और अगर हम लिस्टिंग गेन पर्सपेक्टिव की बात करें, तो लिमिटेड लिस्टिंग गेन के लिए भी इसमें अप्लाई किया जा सकता है। तो लिमिटेड लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दोनों ही नज़रिए से इस आईपीओ में सब्सक्राइब की रेटिंग हमारी तरफ से दी जा रही है। अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो काफी ज्यादा था पहले। आस्था 1250 1300 के आसपास था, लेकिन जो प्राइस बैंड टेंटेटिव प्राइस बैंड की अनाउंसमेंट हुई उसके बाद जीएमपी भी नीचे आ गए, 1050 के आसपास इस समय है। तो जैसे कि आपने कहा कि लिस्टिंग गेन्स थोड़े बहुत हो सकते हैं, तो आपकी सब्सक्राइब की यहाँ पे रेटिंग है फॉर एनएसटीएल। बट इसमें कुछ ऐसे पहलू जिस पे हमको ध्यान रखना चाहिए, जैसे अपने मार्जिन्स को लेके एक चिन्ह लगा दिया है, कुछ एनीथिंग एल्स दैट वन नीड्स टू टेक केयर ऑफ? देखिए, जिस तरह से इन दोनों में कॉम्पिटिशन है, तो कौन किस तरह से ऑनबोर्डिंग करता है क्लाइंट्स की, वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है। क्योंकि पास्ट में ऐसा था कि काफ़ी सारे क्लाइंट्स ऐसे थे जो सीडीएसएल की तरफ चले गए, जो कि अपकमिंग स्टेज में थे। तो मुझे लगता है वो एक बड़ा फैक्टर हो गया था कि वहाँ सीडीएसएल ने मार्जिन अच्छे गार्नर किए। तो डेफिनिटली आगे जाके किस तरह से क्लाइंट ऑनबोर्डिंग होती है, वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा, और मार्जिन्स में वो किस तरह से ऐड ऑन करते हैं, वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा। लेकिन फिर भी क्योंकि एक ये ओलिगोपोली मार्केट है, 2 ही प्लेयर्स इसमें वर्क करते हैं, तो काफ़ी स्कोप हो जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए सीमित लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दोनों ही नज़रिए से रिकमेंडेशन सब्सक्राइब की है हमारी तरफ से। सो आउट ऑफ 3, 2 सब्सक्राइब, 1 वेट एंड वॉच। अब एक और आईपीओ की बात करते हैं जो आ रहा है 30 जुलाई को। अगेन 30 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में ये आईपीओ खुला रहेगा और प्राइस बैंड जो है एमएनबी इंजीनियरिंग की बात कर रही हूँ मैं। प्राइस बैंड जो है वो 366 टू 385 रुपीस के बीच का है और 650 करोड़ का इशू साइज है। तो आस्था, एमएनबी इंजीनियरिंग। देखिए, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स जो प्लेयर है, उसमें इनका नाम आता है एमएनबी इंजीनियरिंग। इनके रूफिंग प्रोडक्ट्स वगैरह रहते हैं। प्रोफ्लेक्स इनके 2 डिवीज़न हैं, पीईबी प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग और साथ में प्रोफ्लेक्स। तो जो प्रोफ्लेक्स सेगमेंट है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेगमेंट है कंपनी के लिए, क्योंकि वहाँ से जो रूफिंग प्रोडक्ट्स इनके रहते हैं, वो काफ़ी अच्छे माने जा रहे हैं और वो अच्छे मार्जिन भी कंपनी को डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि उनका कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मुझे लगता है आगे जाते हुए कंपनी का पूरा फ़ोकस इस सेगमेंट को बढ़ाने की तरफ रहेगा, जो कि मार्जिन एक्रेटिव सेगमेंट है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि आगे की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमें और मजबूत देखने को मिलेगी। ये काउंटर भी हमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अभी ठीक-ठाक है, और जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे यानी कि वैल्यूएशन पे ये लोग ला रहे हैं, वो भी ठीक-ठाक लग रही है। तो कुल मिला के छोटे-मोटे लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एमएनबी इंजीनियरिंग में भी हमारी तरफ से रिकमेंडेशन है कि सब्सक्राइब किया जाए। अगला इशू ले लेते हैं। श्री लोटस डेवलपर्स एंड रियलिटी रियल एस्टेट कंपनी से सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। 30 जुलाई को दिस इशू विल ओपन, 1 अगस्त को बंद होगा, यानी कि 1 अगस्त को बंद होगा। इशू प्राइस जो है वो 140 से 150 के बीच में है। इस इशू को आप कैसा देखते हैं आस्था? देखिए, वन ऑफ द प्रीमियम रियल एस्टेट डेवलपर है, बॉम्बे में इनका ज़्यादा फ़ोकस है, ग्रीनफ़ील्ड प्रोजेक्ट्स भी बनाते हैं, जॉइंट डेवलपमेंट में भी है, रीडेवलपमेंट में भी है। अब ये आईपीओ हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है पीछे के कारण। अगर मैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करूँ, सॉलिड ग्रोथ इन्होंने दिखाई है, स्पेशली लास्ट 2 सालों में इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी निकल के आई है। ये मैं सीएजीआर ग्रोथ की बात कर रही हूँ। टॉप लाइन, बॉटम लाइन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तीनों में इन्होंने अपने पेयर्स को आउटपेस किया है। सबसे पहला अट्रैक्शन, दूसरा अट्रैक्शन वैल्यूएशन भी इन्होंने
यहाँ पे ठीक-ठाक की है पेयर्स के मुकाबले में। तीसरा इसमें काफ़ी नामी-गिरामी अगर आप देखेंगे आरएचपी को भी देखेंगे तो जो प्राइवेट प्लेसमेंट्स हुए हैं उसमें आप बॉलीवुड जो भी आप नाम ले सकते हैं श्री अमिताभ बच्चन जी हैं, ऋतिक रोशन जी हैं, अजय देवगन जी, जहाँ तक मुझे ध्यान आता है क्योंकि विशाल देवगन का भी एक नाम आया है प्री आईपीओ प्लेसमेंट में जो हम आरएचपी में देखते हैं। तो काफ़ी एकता कपूर जी, तो काफ़ी नामी-गिरामी नाम है क्योंकि इनका पूरा फ़ोकस वहीं बॉम्बे में है। तो मुझे लगता है वो भी इनको काफ़ी ब्रांड विज़िबिलिटी देगा और सबसे बड़ा आकर्षक है ये फ्रेश कैपिटल है, इसमें कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है। ये कंप्लीटली फ्रेश इश्यू है, जितना भी पैसा कंपनी यहाँ पे आईपीओ प्रोसीड्स में आएगा कंपनी के पास, वो सब कंपनी की ग्रोथ में जाएगा, कंपनी में लगेगा। तो वो भी एक आकर्षक केंद्र हो जाता है, इस कंपनी के आईपीओ की हम बात करें। इसलिए हम इसमें भी रिकमेंड कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब करिए, लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों ही नज़रिए से इस आईपीओ में भी बिल्कुल लगाने की सलाह हमारी तरफ से है।